A very good morning to all the participants of this webinar. And we are doing chapter 13. And today we are beginning with section 133 of chapter 13 of the Income Tax Act. And section 133 ये कहता है कि पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है द असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर अपील्स या जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर अपील्स मे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज से they may require any firm to furnish him with a return of the names and addresses of the partners of the firm and their respective shares. तो जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या मांगी जा सकती है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. जब कहते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, तो जहां पर भी एक्ट का कोई पर्पस सिद्ध हो रहा है तो वहां ये सूचना मांगी जा सकती है. तो कोई ये जरूरी नहीं है कि इसमें प्रोसीडिंग चल रही हो. पर्पस ऑफ द एक्ट का कोई मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग जरूरी है. अगर एक्ट का पर्पस सिद्ध हो रहा है तो सूचना मांगी जा सकती है. तो सबसे पहला सूचना क्या मांगी जा सकती है? इट मे रिक्वायर एनी फर्म टू फर्निश हिम विद द रिटर्न ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, और उनके कितने कितने शेयर थे, रिस्पेक्टिव शेयर्स. किसी भी HUF से मांगा जा सकता है. रिक्वायर एनी HUF टू फर्निश हिम विद द रिटर्न ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द मैनेजर एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. जो भी फैमिली का मैनेजर है या जो मेंबर्स हैं उन सबकी सूचना मांगी जा सकती है. फिर नंबर 3 में है रिक्वायर एनी पर्सन whom he has reason to believe to be a trustee, जिसके विषय में ऊपर दी गई अथॉरिटीज को रीजन टू बिलीव है कि वो एक ट्रस्टी है या गार्जियन है या एजेंट है, उससे भी सूचना मांग सकते हैं. टू फर्निश हिम विद द रिटर्न ऑफ द नेम्स ऑफ द पर्सन्स फॉर और ऑफ whom he is a trustee, जिसके लिए या जिनके लिए या जिनका वो ट्रस्टी है, गार्जियन है या एजेंट है, और उनके एड्रेस भी मांगे जा सकते हैं. तो यहाँ पे कि वो ट्रस्टी गार्जियन एजेंट है, वहाँ पे ये पता होना जरूरी है एओ को कि वो वाकई में ट्रस्टी गार्जियन है कि नहीं. इसीलिए रीजन टू बिलीव यहाँ पे ऐड किया गया है. ना रिक्वायर एनी असेसी टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पर्सन्स टू whom he has paid in any previous year rent, interest, commission, royalty, brokerage, annuity, not being an annuity taxable under the salaries amounting to more than 1,000 rupees or such higher amounts as may be prescribed, together with particulars of all such payments made. असीसी से स्टेटमेंट मांगा जा सकता है कि उन लोगों का नाम और एड्रेस बता दीजिए जिसको प्रीवियस ईयर में रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज या कोई भी एन्युटी जो सैलरी एड में टैक्सेबल नहीं हो, कोई सालाना राशि दी गई है जो कुल मिला के 1,000 रुपये से ज़्यादा थी, अमाउंटिंग टू मोर देन 1,000 रुपीज़, यानी उस प्रीवियस ईयर में 1,000 रुपये से ज़्यादा की राशि किसी को दी गई थी, उसका स्टेटमेंट किसी पर्सन को दी गई थी तो उसका स्टेटमेंट, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या ये अमाउंट हायर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से रूल में क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि कितना मांगा जा सकता है, किस राशि से ऊपर का मांगा जा सकता है. टुगेदर विद पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पेमेंट्स मेड, और उसके साथ साथ वो सारे पर्टिकुलर्स मांगे जा सकते हैं कि जो जो पेमेंट्स किए गए थे पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द पेमेंट्स, यानी कैसे पेमेंट किया गया, चेक से किया गया, कैश में किया गया, चेक नंबर क्या था, कौन से बैंक का था, ये सारी सूचना सब मांगी जा सकती है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पेमेंट्स में. और so AO can also require any dealer, broker और agent. AO मेनली और कमिश्नर अपील्स भी हैं, लेकिन ये काम मुख्यतः AO ही करते हैं.
तो AO can require any dealer, broker or agent or any person concerned in the management of a stock or commodity. कोई भी डीलर, ब्रोकर या एजेंट जो जिसका कोई मतलब हो मैनेजमेंट से स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज के या कमोडिटी एक्सचेंज के, उस डीलर या ब्रोकर या एजेंट से ये सूचना मांगी जा सकती है टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पर्सन्स टू whom he or the exchange has paid any sum, जिसको उसने या एक्सचेंज ने कोई भी राशि दी है इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर के कनेक्शन में, वेदर बाय वे ऑफ सेल या एक्सचेंज और अदरवाइज ऑफ द एसेट्स, और कोई भी सेल या एक्सचेंज के लिए एसेट्स के कोई पेमेंट किया गया है, और ऑन हुज बिहाफ और फ्रॉम whom he or the exchange has received, और या फिर उससे या फ्रॉम होम यानी जिससे उसने या जिसके बिहाफ पे उसने ही और द एक्सचेंज हैज रिसीव्ड एनी सच पेमेंट, उसने या एक्सचेंज ने कोई पेमेंट रिसीव किया है उस पर्सन से, एनी सच सम टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पेमेंट्स एंड रिसीट्स, और उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर्स भी मांगे जा सकते हैं पेमेंट्स एंड रिसीट्स के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पहला एक्सचेंज वर्ड आया है ये अदला बदली के लिए है, और बाद में जो एक्सचेंज वर्ड आ रहा है ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए आ रहा है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे कि वो किसी भी डीलर, ब्रोकर या एजेंट जो है उससे रिक्वायर कर सकता है, या किसी भी कंसर्न पर्सन से जो मैनेजमेंट में काम कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के या कमोडिटी एक्सचेंज के, उससे वो मांग सकता है कि जो भी पैसा कोई भी सेल या एक्सचेंज के लिए एसेट के, एसेट मतलब कमोडिटी एक्सचेंज में तो एसेट्स बिकते हैं, तो जो भी बिक्री हो रही है या एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए जो पेमेंट किया गया या जो पेमेंट प्राप्त किया गया है एक्सचेंज के द्वारा या उस ब्रोकर या एजेंट या डीलर के द्वारा, वो सारी सूचना मांगी जा सकती है। इसके बाद ही में रिक्वायर इंक्लूड एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ, कोई भी बैंकिंग कंपनी से या उसके किसी ऑफिसर से मांगा जा सकता है कि वो फर्निश करे इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सच पॉइंट्स और मैटर्स, or to furnish statements of accounts and affairs verified in the manner specified by the assessing officer or all those authorities, जिस मैनर में वो वेरिफिकेशन चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करके मांग सकते हैं, ये सूचना इस प्रकार से वेरीफाई करके भेजिए। गिविंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सच पॉइंट्स और मैटर्स एज in the opinion of those authorities will be useful for or relevant to any inquiry or proceeding। तो जहाँ पे इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही होती है वहाँ पर एक्ट में ये बात खास तौर पे मेंशन की जाती है कि अगर कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है और उस इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के लिए इन अथॉरिटीज़ का ये ओपिनियन है कि वो जो सूचना है वो यूज़फुल रहेगी इस इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के लिए, तो ऐसी सूचना जो कि वो बैंक से मांगी जा सकती है या उसके किसी भी ऑफिसर से मांगी जा सकती है कि वो ऐसे ऐसे पॉइंट या मैटर पे सूचना दें, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फर्निश करें जिनको वेरीफाई करके फर्निश किया जाए सूचना को, जिस प्रकार से वो वेरिफिकेशन चाहते हैं वैसा स्पेसिफाई करते हुए मांग सकते हैं कि कोई सूचना जो कि उनके ओपिनियन में यूज़फुल होगी या रेलेवेंट होगी, जो इंक्वायरी या प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट को द्वारा की जानी है, तो वो सूचना मांगी जा सकती है। नाउ तो इस तरह से बैंक से भी ये सूचना मांगी जा सकती है, एंड ये 133(6) की सूचना तभी मांगी जा सकती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि जो 133(6) की जो सूचना है ये मांगी जा सकती है
जब कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल या रेलिवेंट हो, केवल एक्ट के पर्पज से नहीं है। पर्पज ऑफ द एक्ट तो है ही है ओवरऑल कि बिना एक्ट के पर्पज से तो कोई सूचना मांगना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है तो बैंक से भी कोई भी पॉइंट या मैटर पे सूचना मांगी जा सकती है जो उस इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के लिए रेलिवेंट हो या यूजफुल हो, और या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या अफेयर्स भी मांगे जा सकते हैं उस बैंक से या बैंकिंग ऑफिसर से। और जो 5 में है वो तो डीलर, ब्रोकर, एजेंट वगैरह से जनरल सूचना मांगी जा सकती है कि उन्होंने कितना पेमेंट इसको दिया, एक्सचेंज से भी मांगी जा सकती है। और इसी प्रकार से जब भी कोई एसएससी इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी या ब्रोकरेज या एन्युटी दे रहा है जो सैलरी हेड में टैक्स नहीं होती 1,000 रुपये से ज़्यादा की, उसकी भी सूचना उससे मांगी जा सकती है कि आपने कितना रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी या ब्रोकरेज दिया है। और बशर्ते ये प्रोवाइडेड द पावर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज 6 में ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय द पीडीजीआईटी। जो 133(6) के पावर्स हैं वो इन अथॉरिटीज़ के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स हैं, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीसीसीआईटी और सीसीआईटी, पीडीआईटी और डीआईटी और पीसीआईटी और सीआईटी, या फिर जेडीआईटी, डीडीआईटी और एडीआईटी, सारे के सारे ऑफिसर्स ये सूचना मांगने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आरटीओ मेंशन नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो कैसे सूचना मांगेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी। तो कहने का मतलब ये कि अगर वो एओ है, कोई आईटीओ अगर एओ है तो सूचना वो मांग सकता है। अगर आईटीओ एओ नहीं है तब वो फर्स्ट प्रोवाइजो के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोवाइडेड फर्दर द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी इन ए केस वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। जहां पर कोई प्रोसीडिंग तो नहीं है लेकिन केवल इंक्वायरी की जा रही है, shall not be exercised by any income tax authority below the rank of the PDIT, DIT or PCIT or CIT other than the JDIT or the DDIT or ADIT। कहने का मतलब ये कि ADIT से नीचे किसी भी ऑफिसर के द्वारा जहां पर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, केवल इंक्वायरी की जा रही है, वो सूचना ADIT के लेवल से नीचे के ऑफिसर के द्वारा और नहीं मांगी जा सकती है। यहाँ पर ACIT भी मेंशन नहीं है, अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो। हालांकि इन्वेस्टिगेशन विंग में जो ADIT वगैरह हैं वो इस सूचना को मांग सकते हैं और उनको कोई प्रायर अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ADIT से नीचे कोई ऑफिसर ऐसी सूचना मांगता है या इवन ACIT भी ये सूचना मांग रहा है, या अगर उस तरह से हम देखें कि अगर कोई JCIT भी है, क्योंकि यहाँ पर PCIT के बाद, CIT के बाद जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर तो लिखा है, लेकिन JCIT या DCIT या ACIT नहीं लिखा। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई भी ऑफिसर है जो JCIT है, ACIT है और DCIT है, तो वो इस सूचना को कैसे मांगेगा। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को तो पावर है इनमें से कोई सूचना मांगने की, लेकिन प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जो पावर्स सबसेक्शन 6 में एक्सरसाइज किए जा रहे हैं वो इन लोगों के द्वारा भी मांगे किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर JCIT, ACIT, DCIT नहीं है। और उसके लिए फिर एक और प्रोवाइजो दिया हुआ है, और वो प्रोवाइजो कहता है कि
अगर इंक्वायरी चल रही है और ऐसे केस में जहां पर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे इंक्वायरी और प्रोसीडिंग बढ़ रहा था 133(6) में, प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है लेकिन इंक्वायरी अगर है तो जो पावर है इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में जहाँ प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, इट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो कि ADIT के लेवल से नीचे हो, या यहाँ कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर के लेवल से नीचे हो। तो कमिश्नर के लेवल से नीचे जो ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर से लेवल के नीचे जो 133(6) में सूचना मांगना चाहता है, चाहे वो JCIT हो, चाहे वो ACIT हो, चाहे वो DCIT हो, इनमें से कोई भी अगर ऑफिसर 133(6) में अगर सूचना मांगना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रिंसिपल डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का। बिना कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल के कमिश्नर से नीचे की कोई भी अथॉरिटी 133(6) में सूचना को नहीं मांग सकती है। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। हालांकि जहाँ ये लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी इन ए केस वेयर नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, तो ये चीज़ चूंकि जनरल है और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सबसेक्शन का वर्णन नहीं किया जा रहा, तो वहाँ उसके इसका मतलब ये कि जो सेकेंड इस पर नहीं लग रहा है, बल्कि ये 133(1) से लेकर 133(6) सब पे लग रहा है। और चूंकि ये सेकेंड प्रोवाइजो का प्रावधान 133(1) से 6 सब पर लग रहा है, तो कहा जा सकता है कि इन प्रावधानों में कोई भी अगर सूचना मांगी जा रही है, अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तब उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो जो भी कंसर्न पर्सन है, जो AO है उसका, वो सूचना मांग सकता है अगर प्रोसीडिंग चल रही है। और अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही तो फिर AO भी अगर है तो वो भी AO भी अगर है तो वो सूचना नहीं मांग सकता जब तक कि वो कमिश्नर का अप्रूवल ना ले ले प्रोवाइडेड फर्दर के तहत। उसके बाद ये लिखा है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ एन एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 90 या 90A में रेफर किया जा रहा है, जिसको डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उस एग्रीमेंट के पर्पज से कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो नोटिफाई की जाती है 131(2) के तहत मे एक्सरसाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन, वो इस सेक्शन में जो कन्फर की गई पावर्स हैं वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, नॉट विस्टैंडिंग दैट नो प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर इट, भले ही कोई भी प्रोसीडिंग उसके सामने नहीं है या किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने वो प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है जिसको नोटिफाई किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 131(2), उसको देख लेते हैं। 131(2) में लिखा हुआ है, और 131(2) में ये बात लिखी गई है कि कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स इन रिलेशन टू एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के रिलेशन में जब कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है किसी ऐसे एग्रीमेंट के रिलेशन में जिसका रेफरेंस सेक्शन 90 या 90A में है, it shall be competent for any income tax authority not below the rank of assistant commissioner and above जो income tax authority हैं उनके लिए competent होगा, as may be notified by the board in this behalf, और इस पे बोर्ड से नोटिफिकेशन भी आएगा, to exercise the powers conferred under subsection 1, कि वो जो अथॉरिटी हैं वो जो पावर सबसेक्शन 1 में दी गई नहीं, उस संबंध की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करेंगी ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज referred to in that subsection, to exercise the powers conferred under subsection 1 on the, जो पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी पर कन्फर किया गया है सबसेक्शन 1 में, और उस सबसेक्शन में रेफर्ड है जो पावर, यानी जो भी पावर सबसेक्शन 1 में रेफर्ड है संबंध की और भी जो भी पावर्स रेफर्ड हैं,
सेक्शन 1 में डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, ये जितनी पावर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इन सारे पावर्स को जो कन्फर की गई हैं सबसेक्शन 1 के द्वारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस सेक्शन में रेफर्ड है, उनका जो है वो नॉटविथस्टैंडिंग दैट नो प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स आर पेंडिंग, भले ही कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो, अगर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के पर्पस से किया जाना है तो उसके लिए कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और भले ही कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं भी है तो भी। तो यहाँ पे हम जब आते हैं तो 133 में हम क्या देख रहे हैं कि 133(6) का जो पावर है वो तो तभी एक्सरसाइज होता है जब कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। अब क्या है कि जहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर में लिख दिया गया कि जहाँ पर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं भी है वहाँ पर भी केवल अगर इंक्वायरी करना है तो कोई भी ऑफिसर को अगर इंक्वायरी के लिए जहाँ प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं है कोई सूचना मांगनी है किसी भी बैंकिंग कंपनी से, तो उस सूचना को वो अपने प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के अप्रूवल से मांग सकता है। और डेफिनेटली ये जो थर्ड प्रोवाइजो है इसमें सेक्शन 90 और 90A के पर्पस से जो भी अथॉरिटी इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ नोटिफाई की गई है सेक्शन 131(2) के पर्पस से, वो अथॉरिटी जो है प्रोसीडिंग भले ही ना चल रही हो उसके पास ये सूचना मांगने का पावर है, जो या वो जो पावर्स 131 में एक्सरसाइज किए गए हैं उनके लिए, और साथ में यहाँ 133 में जो सूचना मांगने का पावर है उस संबंध में भी उनके पास वो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो सूचना मांगी जा रही है ये फर्म से या HUF से या किसी ट्रस्टी गार्जियन एजेंट से ट्रस्ट के, या जो इंटरेस्ट कमीशन रॉयल्टी ब्रोकरेज या एन्युटी दे रहा हो उससे सूचना मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं ये वो सेक्शंस हैं जो कि अल्टीमेटली TDS सेक्शंस को भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सूचना ले लेंगे तो उसके बाद ये देखना होगा कि उस पर TDS कटा कि नहीं कटा, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट कमीशन जैसे है उस पर TDS के कटने के प्रावधान है, रॉयल्टी पर भी है। तो इस तरह से जो भी इस TDS पे भी आ सकता है, तो सूचना जब आती है तो उसके बाद TDS के प्रावधान वहाँ से भी लागू हो सकते हैं। तो दिस इज अ पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। इस पावर को एक्सपेंडेड रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जिससे कि इंफॉर्मेशन कॉल की जा सकती है। और 133 के बाद 133A है। 133A में क्या क्या गया है, दिस इज द पावर ऑफ सर्वे। इसके बारे में आप सब लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी होगी पहले से, लेकिन इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे जिससे कि इसमें क्लैरिटी और आ जाती है। तो पावर ऑफ सर्वे के बारे में क्या कहा जा रहा है? Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, इस एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करके इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया असाइन टू हिम, जो जुरिस्डिक्शनल एरिया उसको असाइन किया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, या जो भी एरिया उसको असाइन किया गया है उसमें वो एंटर कर सकता है। कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने असाइंड एरिया में एंटर कर सकती है, एंड एनी प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom he exercises jurisdiction, या अगर उस प्लेस को ऑक्यूपाई किया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर वो अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, तो उस प्लेस को भी में भी वो प्रवेश कर सकती है। यहाँ एंटरिंग का पावर है, यहाँ एंटर और सर्च का पावर नहीं है। एंड
द पावर टू एंटर करके क्या करना है इसके बाद आएगा. And any place in respect of which he is authorized for the purposes of this section by such income tax authority. अगर वो इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज कर देती है इस सेक्शन के पर्पज से, यानी सर्वे करने के लिए, तो हु इज असाइन द एरिया, और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो एरिया असाइन किया गया रहा है विद इन विच सच प्लेस सिचुएटेड, और जिस एरिया में वो जगह सिचुएटेड है जिसमें एंटर करना है, तो वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो ऑथराइज कर सकती है किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और हु एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग सच प्लेस, या जो अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो ऐसी प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज कर सकती है किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को जिसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन है. तो यहाँ पर इसको अगर और ध्यान से समझ लिया जाए कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो जो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस एरिया का, या जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस पर्सन का, राइट, जो उस प्लेस कर रहा है, जो प्लेस ऐसी जगह सिचुएटेड है जिसपे कि एक्सरसाइज कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी. यानी कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी का ज्यूरिसडिक्शन पर्सन पे है या प्लेस पे है, या तो पर्सन पे है जो उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है जिसमें एंटर करना है, या फिर उसका ज्यूरिसडिक्शन उस एरिया पे है जहां वो प्लेस सिचुएटेड है, तो उसमें वो एंटर कर सकता है. कौन एंटर कर सकता है? एन इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर. एक्ट के द्वारा उसको ऑथराइज किया जा रहा है अगर उसका ज्यूरिसडिक्शन है, या वो दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी यहाँ पर ऑथराइज कर सकता है. यानी कि इंस्पेक्टर जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो इंस्पेक्टर को भी ऑथराइज कर सकता है, या किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी ऑथराइज कर सकता है. अगर मान लीजिए कि कुछ जगह वहाँ पे नहीं है, दूसरे शहर में है, तो दूसरे शहर में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको वो ऑथराइज कर सकता है. क्या करने के लिए ऑथराइज कर सकता है? या तो वो खुद प्रवेश करेगा या ऑथराइज कर सकता है कि to enter the place at which a business, a profession or an activity for charitable purpose is carried on, जहाँ पे या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन चलाया जा रहा है, एनी सच प्लेस, या चैरिटेबल पर्पस की कोई एक्टिविटी चलाई जा रही है. यदि वो जगह मुख्य जगह है बिजनेस की कि नहीं, या ऐसी चैरिटेबल पर्पस की मुख्य जगह है कि नहीं है, बिजनेस की मुख्य जगह है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है. मुख्य जगह होना जरूरी नहीं है. वो एंटर कर सकता है अगर चैरिटेबल पर्पस का कार्य चल रहा है, चलाया जा रहा है वहाँ से, या बिजनेस प्रोफेशन की जो एक्टिविटी है वो चलाई जा रही है, तो वो उस जगह पे एंटर कर सकता है. एंड रिक्वायर, और जरूरी कर सकता है किसी भी प्रोप्राइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉई या एनी अदर पर्सन जो कि उस टाइम पे उस जगह पे अटेंड कर रहा हो किसी भी तरह से, इन एनी मैनर, हेल्प कर रहा हो बिजनेस को चलाने या प्रोफेशन को चलाने में, या तो अटेंड कर रहा हो किसी भी तरह से, या फिर बी अटेंडिंग इन एनी मैनर, हु मे एट द टाइम एंड प्लेस बी अटेंडिंग इन अटेंडिंग मतलब वो वहाँ अटेंडेंस में है, वो मौजूद है, या हेल्प कर रहा है बिजनेस प्रोफेशन को चलाने में, या उस एक्टिविटी को चलाने में जो चैरिटेबल पर्पस की एक्टिविटी है, उसके लिए वो जरूरी कर सकता है जो मदद कर रहा है चलाने में या अटेंड कर रहा है वहाँ पर किसी भी रूप में,
जैसे कोई चौकीदार है या जो भी है, लोग हैं वहाँ अटेंड कर रहे हैं। अटेंड तो नॉर्मली वही करेगा जिसको कि वहाँ पे रहना जरूरी है। दूसरे लोग हैं वो आए और गए, कोई सामान लेने आ रहा है चला जा रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। अटेंड कर रहा है मतलब वहाँ पे है। टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स, उसके लिए वो जरूरी कर सकता है, ही कैन रिक्वायर एंड रिक्वायर, यू मे एंटर एंड रिक्वायर, एंटर करने के बाद जरूरी कर सकता है किसी प्रोप्राइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉयर से या एनी अदर पर्सन से कि अटेंड कर रहा हो वहाँ पे या हेल्प कर रहा हो इन बिजनेस प्रोफेशन को चलाने में, कि वो उसको नेसेसरी फैसिलिटी अफोर्ड करे, मुहैया कराए, कोई सुविधा, जरूरी सुविधा मुहैया कराए, कि जिससे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सके जैसा उसको ज़रूरत हो, एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस, और जो उपलब्ध हों उस जगह में, उनके उनको एग्जामिन करने की, इंस्पेक्ट करने की जो नेसेसरी फैसिलिटी मुहैया कराए। और ये जरूरी कर सकते हैं टू अफोर्ड इन द नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई द कैश, कैश को चेक करके वेरीफाई करने की फैसिलिटी, स्टॉक को चेक करके वेरीफाई करने की फैसिलिटी, या दूसरे वैल्यूबल आर्टिकल को चेक करके वेरीफाई करने की फैसिलिटी जो वहाँ पे पाया जाए, विच में बी फाउंड देयर इन, to check or verify the cash, stock or other valuable article or thing. और तीसरा है कि to furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for a relevant proceeding. तो अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग के रिलेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि यूजफुल हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है, जिसकी उसको ज़रूरत है, तो उस इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए वो जरूरी कर सकता है। में रिक्वायर that person, proprietor, trustee, employee, or any other person who may be attending in any manner or helping, attending or helping in the carrying on of such business or profession or such activity. Now, तो ये सब जरूरी कर सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, स्टॉक वगैरह, वैल्यूबल आर्टिकल वेरीफाई करवाइए, और भी कोई सूचना जो कि ज़रूरी हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है, वो मांग सकता है। For the purposes of this subsection, a place where a business or professional activity for charitable purpose is carried on shall also include a place whether any business or professional activity for charitable purpose is carried on therein or not, in which the person carrying on the business or professional activity for charitable purposes states that any of his books of accounts or other documents or any part of his cash or stock or valuable article or thing relating to his business or profession or activity for charitable purposes are kept or is kept. यानी जहां वो व्यक्ति कहता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या मेरा कैश, स्टॉक या वैल्यूबल आर्टिकल थिंग जो मेरे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वो रखे हुए हैं किसी दूसरी जगह पे, तो भले ही वो उस जगह पे बिजनेस या प्रोफेशन नहीं भी चला जा रहा हो, तो जब हम वो करते हैं प्लेस वेयर बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी इज कैरिड ऑन, उसमें वो जगह भी शामिल हो मानी जाएगी, भले ही वहाँ पे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं चलाई जा रही हो या बिजनेस या प्रोफेशन नहीं भी चलाया जा रहा हो, जहाँ पे जो व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है या चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, वो ये कहे कि उसके कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट या कैश या स्टॉक जो है या वैल्यूबल आर्टिकल थिंग जो उसके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं या उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी से रिलेशन रखते हैं, वो जहाँ पे रखे हैं वो खुद कहता है, तो स्टेट्स यानी ही स्टेट्स दैट उसके ये सब चीज़ें जो हैं उस जगह में है जहाँ पे वो बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं भी चलाई जा रही, तो भी वहाँ पर उस जगह पर भी एंटर किया जा सकता है, क्योंकि उस जगह को भी ये माना जाएगा कि ये वो जगह है जहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पज इज कैरिड ऑन। तो उस तरह से इसको कहा जाएगा, यानी एक तरह का डीमिंग प्रोविजन है।
कि जहाँ पे एक्टिविटी नहीं भी चलाई जा रही उसको हम मान ले रहे हैं कि एक्टिविटी चलाई जा रही है। केवल इस बात पे मान ले रहे हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स या दूसरे वैल्यूबल आर्टिकल थिंग्स या कैश वहाँ रखा हुआ है। और उसके बाद 133A1 के बाद 133A2 आता है। 133A2 में an income tax authority may enter any place of business or profession referred to in subsection 1 only during the hours at which such place is open। पहली बात तो ये कि बिजनेस से और या प्रोफेशन चलाया जा रहा हो वहाँ ही एंटर कर सकता है वो, या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी चलाई जा रही हो केवल वहाँ वो एंटर कर सकता है, लेकिन उन्हीं आवर्स में एंटर कर सकता है। ओनली ड्यूरिंग द आवर्स में एंटर, उन घंटों के दौरान ही, एट विच सच प्लेस इज ओपन, जिस टाइम पे वो प्लेस खुली हुई हो, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए। और अगर दूसरी कोई जगह है, यानी कि जहाँ बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चलाया जा रहा, केवल सामान रखा हुआ है, लेट्स से सबसेक्शन 1 में जो है वो तो वो जगह है जो उसमें चलाया जा रहा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में चीज़ आ रही है कि भाई जहाँ पे वो कोई सामान रखा है अपना, वहाँ भी एंटर कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यूबल हो चाहे बिजनेस का सामान हो। और अगर कोई और जगह है जो बिजनेस या प्रोफेशन की जगह नहीं है और बिजनेस प्रोफेशन नहीं चलाया जा रहा है, सामान रखा है, वहाँ पर केवल आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट वो प्रवेश कर सकता है। यानी कि जब सूरज की रोशनी जब है तो सनराइज का टाइम होता है, हम कहते हैं आफ्टर सनराइज, देर इज ए स्पेसिफिक टाइम व्हेन सन हैज रिजन, सन इज सेट टू एवरीथिंग। और इसी तरह से एक सनसेट टाइम भी होता है। तो वहाँ पे अगर बिजनेस प्रोफेशन नहीं चलाया जा रहा तो वो सनराइज और सनसेट के बीच में एंटर कर सकता है, क्योंकि कोई ऑफिस आवर्स तो होंगे, जगह बंद होगी। हाँ, रात में अंधेरे में नहीं एंटर कर सकता। और इसके बाद आता है सबसेक्शन 2A, और सबसेक्शन 2A में कहा जा रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन सबसेक्शन 1, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि इस सबसेक्शन में एंटर एक्ट कर रही है अंडर दिस सबसेक्शन मे फॉर द पर्पसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, इस पर्पज से कि ये वेरीफाई करने के लिए कि यदि टैक्स डिडक्ट किया गया या कलेक्ट किया गया सोर्स पर कि नहीं, जो प्रावधान है उसके अनुसार, चैप्टर 17B के प्रावधान है उसके अनुसार टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया गया कि नहीं, या हेडिंग BB के जो प्रावधान है या सब हेडिंग BB के जो प्रावधान है चैप्टर 17 में, उसके तहत अगर टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया गया कि नहीं किया गया, इसको वेरीफाई करने के पर्पज से अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्ट कर रही है तो वो अथॉरिटी एज द केस में बी, चाहे BB के प्रावधान हो चाहे B के हेडिंग के अंतर्गत हो, ही में एंटर आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट एनी ऑफिस, वो सनराइज के बाद और सनसेट से पहले किसी भी ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं, और एनी अदर प्लेस वेयर business or profession is carried on within the limits of the area assigned to him, या किसी और जगह में भी एंटर कर सकते हैं जो कि उस एरिया के अंतर्गत है जो असाइन किया गया उस ऑफिसर को, और एनी प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन बाय सच इनकम टैक्स अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया, जिसको एरिया असाइन किया गया वो अगर किसी दूसरे इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज कर देती है इस सेक्शन के पर्पज से, एंड विद इन विच सच प्लेस इज सिचुएटेड, और जिसके अंतर्गत प्लेस जो है सिचुएटेड है, वेयर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहाँ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, and he may require the director or collector or any person who may at that time and place be attending in any manner to such work, वो रिक्वायर कर सकता है, नहीं ज़रूरी कर सकता है किसी भी डायरेक्टर या कलेक्टर के लिए, या जो भी पर्सन है जो उस समय पे या उस जगह पे, उस समय और जगह पे
जो अटेंड कर रहा हो किसी भी प्रकार से इन एनी मैनर टू सच वर्क, ऐसे वर्क को, टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि पहले तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने की जरूरी सहूलियत दे प्रदान करवाए जैसे उसको चाहिए, एंड विच में बी अवेलेबल एट सच प्लेस, और जो सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हों। और दूसरा कि वो इंफॉर्मेशन जो ही में रिक्वायर इन रिलेशन टू सच मैटर, उस मैटर में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे। तो ये पावर है जो टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन को वेरीफाई करने का जो पावर है, ये उस इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिया गया है, जिसका कि ज्यूरिसडिक्शन टीडीएस के लिए होगा, क्योंकि जो एरिया असाइंड है उसमें वो प्रवेश कर सकता है। तो इसमें वो प्राइवेट बिजनेस में भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन पर्पस क्या है, केवल उसको वेरीफाई करना है कि टैक्स डिडक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, और टैक्स डिडक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था उसके लिए ट्रांजैक्शन को भी वो पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है जो उसको ज़रूरी हो। और ये प्राइवेट बिजनेस के लिए भी है, और साथ में गवर्नमेंट बिजनेस जहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ काम हो रहा है उनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ भी प्रवेश यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनको देखते हुए अगर हम इसको ध्यान से देखें कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 को प्रेजुडिस नहीं कर रहे हैं। कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो एक्ट कर रही है इस सबसेक्शन में टैक्स को वेरीफाई करने के लिए कलेक्ट किया गया कि नहीं कलेक्ट किया गया, इन प्रावधानों में वो एंटर कर सकता है कोई भी ऑफिस और एनी अदर प्लेस वेयर बिजनेस या प्रोफेशन इज कैरिड ऑन। पहली बात तो बिजनेस एंड प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, ठीक है, विद इन द लिमिट्स, जो जगह उसके एरिया जो उसको असाइन किया गया उसके लिमिट्स के अंतर्गत हो, और एनी प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड by the income tax authority who is assigned the area within such place, within which such place is situated. Such place मतलब वो place है where business या profession is carried on, और where books of accounts or documents are kept, यहाँ जहाँ पे books of accounts या documents भी रखे गए हैं, and he may require the director or the collector or any other person who may at that time and place be attending in any manner to such work, जो भी उस काम को देख रहा है उसको जरूरी कर सकता है कि टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी, वो जरूरी जो फैसिलिटी है उसको अफोर्ड करें, वो उसको दें कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करे जैसे उसको ज़रूरत हो, और जो वहाँ पे उपलब्ध हो, एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस। यहाँ पर ये बात आ रही है एंड विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस, और वही बात ऊपर भी आई थी विच में बी अवेलेबल एट सच प्लेस, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात जहाँ आ रही है विच में बी अवेलेबल, और जो वैल्यूबल्स हैं विच में बी फाउंड। यहाँ वैल्यूबल को वेरीफाई करने का पावर 2A में नहीं है, तो 2A में वेरीफाई केवल एक बात को किया जा सकता है कि टीडीएस ट्रांजैक्शन कौन से हैं, उस पर टीडीएस कटा कि नहीं कटा, इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है। और जहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस और प्रोफेशन शब्द जो है, बिजनेस या प्रोफेशन चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा, उसके लिए बिजनेस या प्रोफेशन की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिस नहीं आएंगे। बिजनेस या प्रोफेशन की जगह के बारे में जहाँ लिखा है ना सच प्लेस, तो सच प्लेस का मतलब है वो जगह जहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, हाँ, और जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वहाँ पे रखी हुई हैं, और बस वहीं पर एंटर किया जा सकता है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस की एंट्री के लिए ये जो सब सेक्शन 2A है, अगर इसको स्ट्रिक्टली कंसिडर किया जाए, सोचा जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन उस जगह में नहीं चलाया जा रहा, गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं चलाया जा रहा होता है,
गवर्नमेंट का जो कार्य है, और गवर्नमेंट के कार्य को हम बिजनेस ट्रीट नहीं करते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए ये जो प्रावधान बनाया गया है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री नहीं की जा सकती है, ओनली प्राइवेट ऑफिस में एंट्री किया। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री कैसे होगी। गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री करने के लिए प्रावधान की जरूरत ही नहीं है, आप केवल चिट्ठी लिख के और गवर्नमेंट ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई ये नहीं कहने वाला आपको हैरेस करने के लिए आ गए थे या उस तरह की बात। हाँ, लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑफिस है गवर्नमेंट का जो कि जहाँ बिजनेस या प्रोफेशन चलाया जा रहा है, तब वहां पे एंट्री की जा सकती है। An income tax authority acting under this section may, if he so deems necessary, place marks of identification. जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी इस सेक्शन के तहत कार्य कर रही है, वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकती है अगर वो इस बात को जरूरी समझे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे जो उसने इंस्पेक्ट किए हैं। वैल्यूबल्स पे नहीं लगा सकती, जैसे नोट्स वगैरह पे नहीं लगा सकती। एंड मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज देयर फ्रॉम, और जो दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे उससे कॉपीज या एक्सट्रैक्ट बनवा सकती है या खुद बना सकती है। जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी इस सेक्शन के तहत काम कर रही है, तो मार्क ऑफ आइडेंटिटी लगा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे जो उसने इंस्पेक्ट किए थे। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट शब्द आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और वैल्यूबल्स की जहाँ बात आती है वहाँ मनी, कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूबल आर्टिकल और थिंग, उसकी जो बात आ रही है वो उसके लिए नहीं कहा जा रहा कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाना चाहिए। कोई ये कह सकता है कैश क्या है, कैश इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, सो एनीबडी कैन। लेकिन जिस तरह से ये प्रावधान बना हुआ है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जिनकी उसको ज़रूरत है या जो और जो उपलब्ध हों, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अलग लिखा हुआ है और कैश अलग लिखा हुआ है, तो फिर हम कैश को डॉक्यूमेंट्स मान के कंफ्यूजन नहीं करेंगे, और जैसे प्रोवाइडेड है उसी तरह से इसको डील करना पड़ेगा। So if the question is that whether mark of identification can be put on the currency notes, no. और उसके बाद he may impound and retain in his custody for such period as he thinks fit. Impound कर सकता है, अपने कस्टडी में रिटेन कर सकता है उतने पीरियड के लिए जो फिट समझता है, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जो उसने इंस्पेक्ट किए थे। और अगर उसने इम्पाउंड किया है तो प्रोवाइडेड दैट सच इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल नॉट इम्पाउंड एक्सेप्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस। मतलब जब इम्पाउंड करना है तो उसको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, उसकी कॉपी एसएससी को भी हो सकता है मुहैया उसको करानी पड़ेगी। एंड और ही में रिटेन इन हिज कस्टडी, यानी वो रिटेन नहीं कर सकता है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स से शुरू हुआ है वो सेंटेंस, शैल नॉट रिटेन इन हिज कस्टडी एनी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स 15 दिन से ज़्यादा के लिए, हॉलीडेज को हटा के, without obtaining the approval of the principal CCIT or the CCIT, बिना अप्रूवल लिए हुए इन लोगों का वो जो इम्पाउंडेड बुक्स है अपने कस्टडी में नहीं रख सकता, या डायरेक्टर देयरफॉर एज मे बी अप्रूवल लेके इन अथॉरिटीज़ का वो रख सकता है। एंड उसके बाद और क्या कर सकता है वो इस सेक्शन में काम करते हुए, कि वो इन्वेंट्री बना सकता है स्टॉक की, अदर वैल्यूबल आर्टिकल है थिंग की, जो उसने चेक किए थे और वेरीफाई किए थे, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन विच में बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। कोई भी स्टेटमेंट जो इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में यूजफुल या रेलिवेंट है, प्रोसीडिंग के लिए यूजफुल रेलिवेंट है, वो स्टेटमेंट वो ले सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो इसके लिए सवाल ये उठता है कि क्या वो उसको 131 देगा। तो 131 देने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट अवे रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट का पावर यहाँ पे मिला हुआ है 3(3) में। तो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 133A(3)(3) of the Income Tax Act, provided that no action under clause 1A or clause 2 shall be taken by income tax authority acting under subsection 2A। 1A और 2 यानी इम्पाउंडिंग का जो पावर है
और जो इन्वेंट्री बनाने का जो पावर है कैश स्टॉक वेरिएबल आर्टिकल का, वो 2A में कार्य करते हुए कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी वो एक्शन नहीं ले सकती। यानी कि कैश की इन्वेंट्री या स्टॉक की इन्वेंट्री या वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग की इन्वेंट्री नहीं बना सकती है, और ना ही वो अथॉरिटी कुछ भी इम्पाउंड कर सकती है। अब इसके बाद आते हैं 4 पे। An income tax authority acting under this section shall on no account remove or cause to be removed from the place wherein he has entered any cash, stock or other valuable article or thing. कैश स्टॉक या दूसरा कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग वहां से वो रिमूव नहीं कर सकता। यानी जो उसकी पावर है वो सीमित है इन्वेंट्री बनाने पे, एक्सेप्ट टीडीएस केस में इन्वेंट्री भी नहीं बना सकता है वैल्यूएबल आर्टिकल की। और मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पेश कर सकता है वो बुक्स अकाउंट डॉक्यूमेंट पे, उसका एक्सट्रैक्ट बना सकता है। तो क्या कर सकता है, ये हैज टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। कोई भी कैश स्टॉक या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग को वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। उसका 5 में है कि वेयर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड स्केल ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी इन कनेक्शन विद एनी फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट। एसएससी ने कोई फंक्शन किया था या कोई रस्म की थी या इवेंट किया था जिसके कनेक्शन में जो स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो नेचर एक्सपेंडिचर जो था वो काफ़ी बड़ा था और इस प्रकार का था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ओपिनियन किए हैं ये जरूरी है करना कि ही में आफ्टर एट एनी टाइम आफ्टर द फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट एसएससी से रिक्वायर कर सकता है जिसके द्वारा वह खर्चा किया गया था, या किसी और पर्सन से रिक्वायर कर सकता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओपिनियन में जिसके पास ये लाइकली है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, कि वो उसको फर्निश करे ऐसा इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर एज टू एनी मैटर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग। तो एसएससी से क्या मांग सकता है, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओपिनियन में जिससे भी वो सोचता है कि इंफॉर्मेशन किसी पास होगी उससे भी मांग सकता है कि वो इंफॉर्मेशन को फर्निश करे, जो भी इंफॉर्मेशन को ज़रूरत हो किसी भी मैटर में जो कि यूजफुल हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है किसी प्रोसीडिंग में अंडर दिस एक्ट, एंड मे हैव द स्टेटमेंट्स ऑफ द एसएससी और एनी अदर पर्सन रिकॉर्डेड। और वो एसएससी का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा सकता है या किसी दूसरे पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकता है, एंड एनी स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड। और इस प्रकार से अगर कोई स्टेटमेंट 135 में रिकॉर्ड किया जाता है मे देयर आफ्टर बी यूज इन एविडेंस, और उस स्टेटमेंट को एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग के तहत। 133(5) में वो किसी और व्यक्ति से भी सूचना ले सकता है जो उसके बाद उसको लगता है कि उसको ओपिनियन है सूचना होगी, या एसएससी से मांग सकता है, लेकिन ये फंक्शन, सेरेमनी या इवेंट के खत्म होने के बाद, एट एनी टाइम आफ्टर द फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट, नॉट ड्यूरिंग द फंक्शन। सेरेमनी हो रही है उसी में चले गए, सेरेमनी खत्म होने के बाद वो मांग सकता है, रिक्वायर द एसएससी जिसके द्वारा वो खर्चा किया गया था और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओपिनियन में लाइकली है कि उसके पास इंफॉर्मेशन उसके पोजेशन में होगी, तो वो उस एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन मांग सकता है एज रिस्पेक्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इंफॉर्मेशन एज रिस्पेक्ट्स द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर जो किया गया था उसके बारे में सूचना मांग सकता है कि जिसके पास वो सूचना होगी उससे मांग सकता है, वो सारी सूचना मांग सकता है जो कि उसको ज़रूरत होगी किसी मैटर के लिए, जो कि यूजफुल होगा या रेलेवेंट होगा किसी प्रोसीडिंग में। ये जो शब्द है एज रिस्पेक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब है कि वो उस व्यक्ति से सूचना मांग सकता है जो उसके ओपिनियन में प्रोसेस कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उस एक्सपेंडिचर जो इनकर किया गया था उसके बारे में। और उसके बाद 133(a)(6) है। 133(a)(6) में कहा जा रहा है अगर कोई पर्सन इस सेक्शन में
उससे रिक्वायर किया जाता है कि वो फैसिलिटी अफोर्ड करे इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकें या दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर लें, या कैश स्टॉक या वैल्यूबल आर्टिकल थिंग को चेक या वेरीफाई कर लें, या कोई इंफॉर्मेशन दें, या अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। अगर वो व्यक्ति रिफ्यूज़ करता है या ऐसा करने से बचता है, इवेट करता है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर होगी 131(1) सेक्शन में फॉर एनफोर्सिंग द कंप्लायंस। तो वहाँ पे एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन होता है 131(1) में। तो जहाँ पे वो व्यक्ति नहीं कंप्लाई कर रहा है तो 131 का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 131(1) का जो प्रयोग किया जाना है यहाँ पे वो रूटीन वे में नहीं किया जाना है। नॉर्मली तो स्टेटमेंट ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेना है बिना 131(1) दिए। तो 131(1) के लिए खास तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसमें एनफोर्स कराया जा सकता है कंप्लायंस अगर 133(a)(6) में के तहत कराया जा सकता है अगर वो व्यक्ति मना कर दे या वेट कर दे। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा, रिकॉर्ड करना ज़रूरी होगा। हमने 131(1) इसलिए दे दिया कि वो मना कर रहा था या इवेट कर रहा था सूचना देने से। प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, एक ऐसे केस में जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई गई रही है फ्रॉम सच अथॉरिटी एज बी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। नो एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be taken by an assistant director or a deputy director or an assessing officer or tax executive officer or an inspector without obtaining the approval of the joint director or the joint commissioner as the case may be. अगर ये जो प्रोवाइजो है ये 133(a) के प्रावधानों के लिए है और यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से, तो वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा बिना जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल के। तो जब भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन आती है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई स्टॉक है, वैल्यूबल है, समथिंग समथिंग, और उसको चेक करना है जाके, आपको सीज नहीं करना है, केवल चेक करके और वेरीफाई करना है कि कितना है। तो अगर सूचना प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से आ रही है तो उस सूचना के संबंध में कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो उसको वेरीफाई करने के लिए जाएगी उसको जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना होगा। तो जैसे इसको मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है, इससे कोई भी अगर सूचना आती है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से, जो कि बहुत सारी प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज़ हैं और उसमें अभी तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से मतलब रूल्स में जो प्रिस्क्राइब है इस पर्पज़ के लिए अथॉरिटी जो प्रावधान आया था ये आपका 1/4/2020 से आया है, और 1/4/2020 से पहले जो था वो इस तरह रीड कर रहा था कि नो एक्शन shall be taken by AD, DD or AO or a TO, RO or inspector without obtaining the approval of the joint director or the joint commissioner as the case may be। यानी कि अभी तक इसमें प्रावधान में ये था कि अगर किसी को ये 133(a) में कार्य करना है तो उसको अप्रूवल लेना था जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर, लेकिन यहाँ पे कहा गया जब प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन आती तो लेना है। नो एक्शन shall be taken by an AD, DD or AO और a TRO, और चूंकि AO आ गया है तो यहाँ पे एक तरह से इसमें ITO भी कवर हो गए हैं, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर का। एंड इन एनी अदर केस नो एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be taken इन एनी अदर केस का मतलब है कि जहाँ पे सूचना प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से नहीं आ रही है तो नो एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be taken by a joint director or a joint commissioner or an AD or DD or AO or TRO or inspector without obtaining approval of the director or commissioner। और नॉर्मल केस में इसको अपग्रेड कर दिया गया है कि जो अप्रूवल है कमिश्नर का या डायरेक्टर का होगा,
यानी कोई भी सर्वे 133A में अगर किया जाना है तो अगर सूचना प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से नहीं आई हुई है तो उसमें अप्रूवल कमिश्नर या डायरेक्टर को देना होगा, और अगर सूचना प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से आई हुई है तो उस केस में 133A के प्रोविजंस के लिए जो अप्रूवल है वो जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर को देना होगा. एंड इन दिस सेक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब है प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर. जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड यूज़ किया गया है तो उसको और एक्सप्लेन किया जा रहा है. यहाँ पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड यूज़ किया गया है वो वैसे तो जिन जो ऊपर रैंक्स हैं वो हैं, लेकिन जहाँ तक इंस्पेक्टर का सवाल है तो वन जो क्लॉज 1.1 है या 3.1 है या 5 है उसमें इंस्पेक्टर भी इंक्लूडेड है इन दिस डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी. तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड का यूज़ किया गया है तो वो देखता है कि 1.1, 3.1 और 5 में वर्ड यूज़ किया गया है, यानी 5, 3.1 एंड 1.1. तो 1.1 में जैसे कहा जा रहा है, 1.1 में जो कहा जा रहा है कि एक मिनट 3.1 पहले देख लेते हैं. 3 में कहा जा रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन वो ये काम कर सकते हैं, यानी कि जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाने का काम है या इम्पाउंड करने का काम है ये इसमें इंस्पेक्टर को भी ऑथराइज किया जा सकता है करने के लिए. और क्योंकि 3.1 में मैंशनड है वो, उसके बाद लास्ट में आके देखते हैं कि क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 5 एंड क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1. तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 अगर हम देखते हैं तो अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स का जो इंस्पेक्शन है ये कार्य इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर करना है तो इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन. लेकिन जो कैश वेरिफिकेशन स्टॉक या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल है उसका जो वेरिफिकेशन है उस वेरिफिकेशन में दूसरे जो हायर ऑफिसर्स हैं उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए. दे शुड ऑल्सो डू दैट. केवल एक इंस्पेक्टर जो है ये काम नहीं कर पाएगा, उसको अलाउड नहीं है करना कि कैश स्टॉक या दूसरे वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग को वो चेक करे या वेरीफाई करे. और जहाँ पे कहा गया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कब प्रवेश कर सकते हैं कब नहीं प्रवेश कर सकते, जहाँ तक ये बात आ रही है, या इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस बात आ रही है, तो वहाँ पे वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है. यानी पूरा सर्वे का काम किसी इंस्पेक्टर के कंधे पे रख के आप ऑथराइज करके नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वर्ड का जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे इस सेक्शन में उसमें जो इंस्पेक्टर है वो केवल 1.1, 3.1 और 5 सबसेक्शन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और कोई वर्क वो नहीं कर सकते. प्रोसीडिंग मीन्स एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी और जो दूसरा वर्क है उसमें अगर इंस्पेक्टर चेक भी करते हैं अल्टीमेटली जो असेसिंग ऑफिसर या टीआरओ या जो भी ऑफिसर हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो ही उसमें उसको सर्टिफाई करेंगे कि वो डिटेल सही है. अब प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? प्रोसीडिंग मीन्स एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर which may be pending on the date on which the powers under this section are exercised. प्रोसीडिंग वो है जो प्रोसीडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग का मतलब पेंडिंग, जो ऐसी प्रोसीडिंग है जो पेंडिंग है उस डेट में जब इस सेक्शन का पावर ऑथराइज
एक्सरसाइज किया जा रहा है, और विच मे हैव बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर सच डेट, या वो प्रोसीडिंग जो कि उस डेट से पहले कंप्लीट की गई रहेगी, and includes all the proceedings under this act which may be commenced after such date in respect of 1 year. और उसमें वो सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड होती हैं जो उस डेट के बाद कमेंस की जाएंगी, यानी उस डेट के बाद कमेंस की जाएंगी वो भी प्रोसीडिंग है। तो कोई प्रोसीडिंग अगर बाद में कमेंस किया तो उसके लिए यूज़फुल हो सकती है, यानी मतलब कि कोई आपको सूचना मिल रही है जो कि आगे उसमें केस रीओपन करना पड़ सकता है, तो विच जब हम कहते हैं कि किसी प्रोसीडिंग के लिए, तो फ्यूचर प्रोसीडिंग की भी बात कर रहे हैं, उन प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं जो पेंडिंग है, और हम फ्यूचर एंड पेंडिंग यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं। जो खत्म हो चुकी प्रोसीडिंग उनकी बस बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन है यहाँ पे, वो बहुत ही क्रूशल है, जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसेक्शन 5 के पावर्स हैं, 133(5) जो मैरिज फंक्शन वगैरह, वो इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं। इसी तरह से 5 के अलावा 6 है, 6 में इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं कर सकता। जहाँ पर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड यूज़ किया हुआ है 4 है, तो या जैसे 3(1) के अलावा जो सेक्शंस हैं, इंपाउंडिंग, इन्वेंट्री, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, ये सब काम इंस्पेक्टर नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, 3(1) का जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी दे कैन place marks of identification on the books of accounts and other documents, and they may make extracts or copies from it. So with that we have come to the end of section 133A, or hopefully we have tried to answer the questions that come to our mind while reading this section, and with that this particular session is now completed, and our next session